ऐसा कोई डिवाइस जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर पाए, ठीक है। तो कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का बेसिक फीचर है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम कंट्रोल कर पाए, वही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है अपनी जरूरत के हिसाब से। तो पहले ये डिवाइसेस ट्यूब से बने होते थे, वैक्यूम ट्यूब जिनको बोलते हैं, मतलब एक ग्लास के अंदर पूरा वैक्यूम क्रिएट करके वहां ऐसा कुछ फिनोमेना चलाई जाती थी। ये फिनोमेना क्या है मैं हल्का सा यहां बता रहा हूं। इतनी फिनोमेना तुम देख चुके हैं यार, मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग क्या कहते हैं, इतने प्रोसेस को, एक लो वोल्टेज लगा के किसी वायर से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना, उसको गर्म करके, इसको बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। यहां क्या हो रहा है, थर्मियोनिक एमिशन। यहां एक प्लेट है जिसका वोल्टेज कम या ज्यादा करने से इस वायर का करंट कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं, क्या ये वोल्टेज अगर हाई पोटेंशियल पे हो तो इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करेगी और इन इलेक्ट्रॉन को करंट का हिस्सा बनाएगी, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट कराया जाएगा उतना ज्यादा करंट यहां पर देखा जाएगा। अगर किसी ने कभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है तो इस तरह की बातें वहां होती हैं। तो क्या बताओ, इस प्लेट के वोल्टेज के मामूली से वेरिएशन से ह्यूज मात्रा में करंट को बदला जा सकता है ना, ह्यूज अमाउंट में करंट को बदला जा सकता है। कोई ये भी कह सकता है सर इससे तो अच्छा बैटरी ही वेरिएबल लेके करंट को कंट्रोल कर ले, तो वहां बहुत बड़े अमाउंट के वेरिएशन नहीं किए जा सकते हैं। यहां पे छोटे से वोल्टेज बदलाव से करंट में ह्यूज वेरिएशन किए जा सकते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं यार यहां पे इस बैटरी के वोल्टेज वेरिएशन से इस सर्किट के करंट को कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये करने के लिए हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा डिवाइस चाहिए जिसका साइज ठीक ठाक लेवल का होता है, मतलब ये एक विजुअल साइज है, जैसे कार का एक बल्ब होता है लगभग उसी साइज का ये डिवाइस है, ये एक डिवाइस है। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि यार 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की इतनी छोटी सी चिप में यही फंक्शनैलिटी के 1 लाख डिवाइस उसके अंदर बनाए जा सकते हैं। मैं बस अंदाजा बता रहा हूं, अभी बढ़ रहे हैं, हर साल ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है जिससे उस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे ऐसे ऐसे लाखों डिवाइस उसके अंदर बनाए जा सकते हैं। तो फायदा क्या है, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पहले वैक्यूम ट्यूब से बनाए जाते थे, और आज की डेट पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसकी मदद से बनाए जा सकते हैं, सेमीकंडक्टर की मदद से। तो सेमीकंडक्टर बनाने से फायदा क्या है, तो सेमीकंडक्टर के सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि उसका साइज बहुत छोटा होता है, उसमें टूटने का खतरा, यार ये वैक्यूम ट्यूब है, कांच से इसको बंद किया जाता है तो इसके टूटने का खतरा होता है, इसके टूटने का कोई खतरा नहीं है ना। इनमें हाई पावर कंज्यूम होता है और इनको चलाने के लिए बहुत ही कम पावर खर्च होता है। मतलब सोचो कि यार आज की डेट का जो कैलकुलेटर है, उस कैलकुलेटर को इन डिवाइसेस की मदद से बनाना पड़े तो पूरी इस बिल्डिंग की जगह ले लेगा, और वही आउटकम आएगा, और तरह तरह की दूसरी समस्याएं। तो यार आज हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को इस लेवल पे ला दिया है कि एक पूरे बिल्डिंग वाली चीज को हम इतनी सी जगह पे बना लेते हैं। यानी पहले जमाने में भी वैक्यूम ट्यूब की मदद से छोटे मोटे कंप्यूटर बनाए गए थे, मगर बहुत सारी समस्याएं फेस करना पड़ती थी। तुम एक नाम सुनते हो कि यार बग, जब तुम प्रोग्रामिंग सीखते हो तो नहीं, बग चेक करो, बग चेक करो, ये नाम पता है कहां से आया है? जब वैक्यूम ट्यूब से कोई डिवाइस बनाया जाता था तो कई बार मक्खियां आके उसको डिस्टर्ब कर देती है ना, तो लोग कहते थे यार कुछ दिक्कत आ गई, कहीं मक्खी अक्की तो नहीं घुस गई सेटअप पे, तो बग ढूंढ के आओ। तो बग ढूंढ के जब हटाई जाती है तब वो डिवाइस प्रॉपर काम करता था। तो वो लैंग्वेज आज तक चली आ रही है प्रोग्रामिंग में। खैर, तो हम लोगों को ये नहीं पढ़ना है, ये मैं बता रहा था कि इनके साथ क्या समस्याएं थी। हमें पढ़ना क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो भी किससे बने हुए, सेमीकंडक्टर से बने। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेमीकंडक्टर के भी होते हैं और वैक्यूम ट्यूब के भी होते हैं। तो इतनी बातें अभी नोट करें। स्टार्ट कर दिया था ना भाई।
भाई ये वाला बल्ब ना बंद कर लिया करो, उससे क्वालिटी ठीक नहीं आती है। अरे लाइट लिखा है जिस पे, वही है लाइट। कितना आसान है यार, सब बंद करने की जरूरत ही नहीं। कुछ अंतर आया स्क्रीन में? देख के अच्छा लग रहा है? हाँ, तो जब भी बुरा लगे तो लाइट बंद कर दिया करो। गुड। इंडिया में बैटरी बनाने के लिए, लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए बहुत बड़ा भंडार मिला है जम्मू कश्मीर में कहीं। तो भविष्य में ईवी कार बहुत सस्ती होने वाली हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार तुम लोग जल्दी से डॉक्टर इंजीनियर बन के सस्ती ईवी कार खरीदें और लोगों को गिफ्ट करें। यस। अरे यार ना करना, तुम अपने लिए ले लेना भाई। तभी तो मुझे महसूस होता है यार कि बहुत खर्चा है यार। गाड़ी एक तो बड़ी लो, उसमें खर्चा करो, फिर उसमें पेट्रोल भी ज़्यादा लगता है। सबसे अच्छा है गाड़ी अगर बड़ी है तो ईवी होना चाहिए। हाँ, स्कूटी और बाइक सबसे अनसेफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ऐसा रिसर्च कहती है। तो इसलिए मैं थोड़ा डरा रहता हूँ। क्लच क्या यार, तुम्हारी बॉडी सीधे बाहर है यार, एक्सपोज टू थ्रेट है। कार के अंदर एक्सपोज टू थ्रेट नहीं है, पहले कार टूटेगी फिर तुम टूटोगे। उसमें पहले तुम टूटोगे, साथ साथ बाइक टूटेगी। प्लेन इज द सेफेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डू यू नो? हाँ, सेफेस्ट परसेंटेज निकाल के कि कितने किलोमीटर की यात्रा में कितने हादसे हुए, कितने लोग की कैजुअलिटी हुई है, उसका एक परसेंटेज निकाला जाता है। तो एरोप्लेन से चलना सबसे सेफ है। क्या ये बात समझ में आ गई है यार? ये वाली, दूसरी वाली भी समझ में आ ही गई होगी। बाइक संभल के चलाएं, हेलमेट लगा के चलाएं, ठीक है यार। सबसे अनसेफ मीन क्या है? बाइक। तो यार सेमीकंडक्टर ही क्यों? सेमीकंडक्टर ही क्यों? कंडक्टर क्यों नहीं यूज कर लेते? इंसुलेटर क्यों नहीं यूज कर लेते? तो इंसुलेटर मतलब जिसमें हम इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात ही नहीं इमेजिन कर सकते, क्योंकि उसके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में पाए नहीं जाते और कुछ भी करके फ्री करे भी नहीं जा सकते हैं। तो ये मटेरियल ना उम्मीदी वाला मटेरियल है, इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन फ्लो की क्या उम्मीद करें जब वो इलेक्ट्रॉन ही फ्री फॉर्म में नहीं रखता है। मेटल रखता है लेकिन बहुत ज्यादा कंडक्शन रखता है ना, और इसकी ज्यादा कंडक्टिविटी हमारे लिए दिक्कत वाली बात है। जब हम बहुत, हाँ, इसलिए हम क्या यूज करने वाले हैं? सेमीकंडक्टर। जब हम बहुत छोटे साइज का सेमीकंडक्टर यूज करेंगे तो छोटे साइज की वजह से उसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा, है ना, थिकनेस कम होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। याद है यार, R इक्वल टू रो एल बाई ए। थिकनेस कम होगी तो उसका रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है? हाँ, तो L कम होगा तो R भी कम हो जाएगा, और R कम होगा तो कंडक्टिविटी, मैं कह सकता हूं रेजिस्टेंस कम होगा और कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो छोटे डिवाइस होना सेमीकंडक्टर के लिए फेवरेबल है। छोटे होंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। बात क्लियर है? अच्छा, कंडक्ट मेटल में अगर कर दोगे बहुत छोटा तो कंडक्टेंस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उससे डिवाइस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो सेमीकंडक्टर हमारे लिए सुटेबल है। मैंने यहां पर कंडक्टिविटी का कंपैरिजन किया है। कंडक्टिविटी तुम्हें याद है ना, रो क्या होता था?
रजिस्टिविटी, और उसी के इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो मैंने कंडक्टिविटी की वैल्यू का कंपैरिजन दिखाया है ना, कि इसमें कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, या रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, रजिस्टिविटी का उल्टा होता है, तो इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है, तो इससे उम्मीद ना करें। इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ये भी दिक्कत वाला बात है, हमें तो मॉडरेट कंडक्टिविटी चाहिए, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो यार सेमीकंडक्टर मटेरियल जो हम आज की डेट पे डिवाइस बनाने के लिए यूज करते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है, यानी प्योर, सीधे सीधे कह सकते हैं प्योर एटम है, प्योर एटम है। ये क्या है, कंपाउंड है ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ये नाम लिखे हैं गंदे से, जिनसे हम लोग, और कुछ पॉलीमर्स हैं जिनसे हम सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाते हैं। तो नाम लिख ले यार, शायद कभी नाम पे कोई बात करे तो तुम्हें पता होना चाहिए। प्योर एलिमेंट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड और पॉलीमर्स, ये 4 कैटेगरी के सेमीकंडक्टर्स हैं जिनसे सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाए जाते हैं। एक ही आर होना चाहिए मुझे लगता है। क्या हो गया, कैडियम सल्फाइड, एस कैपिटल होना चाहिए। बताओ यार, केमिस्ट्री वाले लोग बताओ क्या होता है। यार इसमें तो कंबाइंड डिफेंस सर्विस दिखा रहा है। वही होता है सर, CDS, कैडियम सल्फाइड ही होता है सर। कैडियम सल्फाइड, एंथ्रेसीन, 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 एंथ्रेसीन इसको पढ़ेंगे। और क्या है, पॉलीपाइरोल, एक ही आर होगा मेरे ख्याल से, 2 होते हैं, ठीक। तो ये नाम लिख लें भाई, और मुझे बता दें यार इसको क्या पढ़ेंगे। ये सब आता है कहीं केमिस्ट्री में आता है हमें, ठीक। तो ये सब चीजें यार हम लोगों के सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने के काम आती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हम लोग यार बहुत सारी चीजों की बात नहीं करने वाले हैं, हम लोग केवल एक एलिमेंट के सहारे पूरा सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, और फिर ये समझेंगे कि हाँ पर्पस के हिसाब से अलग अलग सेमीकंडक्टर यूज किए जाते होंगे, ठीक है। हम बेसिक फंक्शनैलिटी समझना चाहते हैं तो उसके लिए एक नाव में सवार होने लगेगा, बार बार नाव बदलेंगे तो हमारा मेन टॉपिक से ध्यान हट जाएगा। जिस तरीके से हम लोगों ने जब वेव पढ़ा तो केवल यार साइनोसाइडल वेव पे सबसे ज्यादा चर्चा करी है, और उसी के सहारे हमने पूरा वेव एंड साउंड पढ़ लिया। इसी तरह से यार यहाँ भी हम लोग केवल सिलिकॉन जर्मेनियम की बात कहीं कहीं शायद आ जाए, बस सिलिकॉन जर्मेनियम की बात चलती है, बाकी सब पर्पस के हिसाब से यूज किए जाते होंगे, है ना। वो भी जहां जहां एग्जाम्पल मिले कि यार इस पर्पस के लिए ये यूज होता है, इस पर्पस के लिए, तो वो नाम हम याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये मैंने कैटेगरी बताई है, अभी जरूरत के हिसाब से कुछ नाम इन्वॉल्व होंगे तो याद रखने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यार अभी कंडक्टिविटी के बेसिस पे मटेरियल को 3 कैटेगरी में तोड़ा है, और सेमीकंडक्टर मटेरियल को कैटेगरी के हिसाब से यहां डिवाइड किया है, प्योर एलिमेंटल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड और पॉलीमर। ये 4 कैटेगरी के सेमीकंडक्टर हैं, जरूरत के हिसाब से इनको यूज किया जाएगा। खैर,
एक और बेसिस है जिसपे हम इनको कैटेगराइज करेंगे, वो है एनर्जी लेवल के बेसिस पे। तो पहले हमें एनर्जी लेवल समझ में आना चाहिए, तब हम एनर्जी लेवल के बेसिस पे तीनों चीजों का अंतर समझ पाएंगे। किसी भी मटेरियल के अंदर ऑब्वियसली वो एटम से बना होता है, और एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस के बहुत करीब होते हैं। वैसे तो यार उसमें ऑर्बिटल होते हैं और बहुत सारी बारीक बातें हैं जिनको समझने से हमारा सर दर्द होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो उसको मैं मोटा मोटा बताने की कोशिश कर रहा हूं यार कि कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ ज्यादा बॉन्डिंग में जुड़े होते हैं, यानी यार एटम एनर्जी खा के अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री कर सकता है। तो जनरली वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास वाले नहीं होते हैं। कौन वाले होते हैं? दूर वाले होते हैं जनरली। हालांकि उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि उनका एनर्जी लेवल डिसाइड करने के लिए पूरी एक बॉन्ड थ्योरी है, जिसको यार ना याद रख पाओगे, ना मुझे पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट है, ना मुझे खुद बढ़िया लगता है। खैर, पढ़ा है तुम लोगों ने? क्या बात पढ़ी तुम लोग यार, बहुत बढ़िया बात है। खैर, मैं यार उसको इसके नजरिए से बता रहा हूं जिससे तुम चीजें बस इस टॉपिक के हिसाब से समझ पाओ। टॉपिक का मेन गोल है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे बताओ यार कि उसमें क्या है, कुछ कोई बताना चाहेगा? बॉन्ड थ्योरी में क्या है? इलेक्ट्रॉन, हाँ जब पढ़ा है तो उसमें यार यही एनर्जी लेवल की बात बताते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में टूटता है तो इस ऑर्बिटल में एनर्जी ज्यादा होती है, इस ऑर्बिटल में कम होती है, ऐसा कुछ। खैर, तो मैं क्या कह रहा हूं यार, बहुत सिंपल सोचना है। जो न्यूक्लियस के करीब होते हैं जनरली वो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, उनके आजाद होने की कोई उम्मीद नहीं है, वो गुलाम इलेक्ट्रॉन है। और उनको मैंने यहां टेक्निकल नाम क्या दिया है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेवल। ये लेवल से मतलब है मैं एनर्जी को हाइट में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक एनर्जी लेवल होता है। जो जितना ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन होगा, बंधन वाला एनर्जी इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी एनर्जी उतनी ही नेगेटिव होगी। यार तुम लोगों ने कभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है? तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि n बराबर 1 पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, n बराबर 2 पे -3.4। तो इसका मतलब जितना हम एटम न्यूक्लियस के करीब होते हैं, उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा नेगेटिव होती है। और नेगेटिव एनर्जी इस बात को डिनोट करती है कि वो इलेक्ट्रॉन बंधन में है। नेगेटिव एनर्जी गुलामी की निशानी है, वो इलेक्ट्रॉन बंधन में है, उसको फ्री करने के लिए उतनी ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देना पड़ेगी। क्या हम लोग जो एनर्जी ई बोलते हैं, अगर उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना चाहें तो उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी देना पड़ती है कि नहीं? तो कुल मिलाकर यार एनर्जी क्या डिनोट करता है कि कौन कितना ज्यादा बंधन में है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो अगर मैं एनर्जी को यार ऐसे दिखा रहा हूं, यानी नेगेटिव है, थोड़ा कम नेगेटिव है, थोड़ा और कम नेगेटिव है, और कम नेगेटिव है। ये ग्रीन मैंने दिखाया है कि ये उस लेवल को पार कर गया है जिससे वो बंधन के फ्री हो सकता है, यानी यार एटम के बंधन से फ्री हो सकता है। तो इस एनर्जी को हमने बोला है, इस एनर्जी की वैल्यू को बोला है कंडक्शन एनर्जी लेवल। तुम कह सकते हो यार जीरो एनर्जी से ऊपर होना इज कंडक्शन एनर्जी लेवल, यानी वो एटम के बंधन से फ्री हो गया है, आजाद हो गया है। बिल्कुल। तो यार आजादी वाली एनर्जी, गुलामी वाली एनर्जी, दो ही बातें हैं बस यार। अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा किस इलेक्ट्रॉन से हम उम्मीद कर सकते हैं कंडक्शन में आने के लिए? आउटर मोस्ट से जनरली, बाकी बॉन्ड थ्योरी में लिखा है, ठीक है। जनरली आउटर मोस्ट से हम उम्मीद करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ के कहां आ जाएगा? फ्री हो जाएगा। अब फ्री होने का मतलब यार वो मटेरियल छोड़ के फ्री नहीं हुआ है, एटम छोड़ के फ्री हुआ है और विद इन द मटेरियल रहेगा। अब फर्दर मटेरियल छोड़ने के लिए उसको और एनर्जी चाहिए, उसकी हम बातें नहीं कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस एनर्जी लेवल पे था और टॉप मोस्ट पे था, उससे हम उम्मीद करते हैं कि कोई एनर्जी का पैकेट खा के वो फ्री हो जाए। एनर्जी का पैकेट खा के फ्री हो जाए मतलब हम ये बात लाइट की फोटोनिक थ्योरी के हिसाब से कह रहे हैं, यानी लाइट को फोटोन मान के कह रहे हैं कि यार हमेशा रूम टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ फोटोनिक एनर्जी जरूर होती है, यानी हर जगह फोटॉन्स मौजूद हैं जो मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उन मटेरियल का कोई इलेक्ट्रॉन फोटोनिक एनर्जी खा के
फ्री हो जाए इस बात के चांसेस होते हैं। और कंडक्टर तो उन्हीं को हम कहते हैं जिनके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब वो फोटोन खा के फ्री हो चुके हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर में इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यार हमें यार किस बैलेंस लेवल से ज्यादा मतलब है? हमें यार मतलब है आउटर मोस्ट बैलेंस लेवल इससे और कंडक्शन लेवल से, क्योंकि इनसे तो हमें कोई उम्मीद है ही नहीं। तो अब हम केवल दो की बात करेंगे यार। जब मैं बैलेंस लेवल दिखाऊंगा इसका मतलब मैं उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं जो गुलामी में है और सबसे कम गुलामी में है। और जब मैं कंडक्शन की बात करूंगा इसका मतलब ये आजाद हो चुका है। बस दो ही बातें करेंगे। ये कुछ नाम जो आए हैं उनको टेक्निकल तरीके से यहां लिख लें। वैलेंस एनर्जी लेवल मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड है, विच बॉन्डेड का मतलब है न्यूक्लियस के ट्रैपिंग में है। बॉन्डिंग का मतलब यार एलिमेंटल लेवल पे वो भी हो सकता है कि बॉन्ड का हिस्सा है, वो जब बाहर होगा तभी फ्री होगा, है ना। विच कैन नॉट पार्टिसिपेट इन कंडक्शन, वो क्या है? गुलाम इलेक्ट्रॉन, गुलाम एनर्जी लेवल। तो कंडक्शन एनर्जी लेवल क्या है? जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए इलेक्ट्रॉन की वो वाली एनर्जी क्या कहलाएगी? कंडक्शन एनर्जी लेवल। ये नाम नोट कर लें। बेटा इतना छोटा क्यों? पढ़ लोगी? ठीक, तब लिखिए। फिर बाद में ना कहना दो पन्ने में पूरा टॉपिक खत्म कर दिया। इसकी शीट दे दो भाई, वेट कर रहा था कोई बोले कम से कम। बोलने वाला कौन है इस पे मैटर करता है। ये आज की शीट है, मतलब आज जो पढ़ाया जाएगा उस पे बेस्ड है। ऐसी ऐसी 4 सीटें मिलेंगी क्योंकि 4 क्लास में पूरा खत्म होगा। छोटा छोटा शीट में बनाया गया है, क्वेश्चन का साइज बहुत छोटा है ताकि पेज ज्यादा बर्बाद ना हो। नोट कर लिया भाई लोग? तुमने यार समझ लिया यार, मैं तो इसको सीक्रेट रखना चाह रहा। हाँ भाई अगली क्लास में आ रहे हो? आते रहो यार, सीट तो कम से कम लेते जाओ। जो लोग आज आए हैं अगली क्लास में भी आते रहें, और जो लोग नहीं आए हैं उम्मीद करता हूँ अगली क्लास में आएंगे। अरे यार इसमें तो आंसर भी दे दिए हैं, फिर आंसर देने का मजा कैसे आएगा? कोई बात नहीं। नोट कर लिया भाई लोग? तो दो तरह के इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे। वैलेंस एनर्जी लेवल, जाम लगा रहा होगा। नहीं तुम आए क्यों यार? घर और क्लास के बीच में सामंजस्य बनाना इट्स नॉट अ इजी टास्क। नोट करते जाओ भाई लोग। तो यार हम लोगों ने दो इलेक्ट्रॉन की बात कर ली। एक गुलाम इलेक्ट्रॉन जिससे हमें कोई उम्मीद नहीं है, बंधन में है, और एक आजाद इलेक्ट्रॉन जो फ्री है। तो हम यार उसकी एनर्जी को
यहां इंडिकेट कर रहे हैं यार, गुलाम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को वैलेंस एनर्जी लेवल बोल रहे हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एनर्जी, उसकी जो एनर्जी है उसका हमने नामकरण किया है। क्या ये बात समझ में आ गई भाई? बहुत बढ़िया, आई होप कि सबने नोट कर लिया है। ये छोटे छोटे नोट्स हैं, बनाते जाएं। अब एक नाम आ रहा है एनर्जी बैंड। अभी मैं कह रहा था यार कि एक एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जिससे हम उम्मीद करते हैं कि फोटोन खा के कंडक्शन में आ जाएगा, जब तक फोटोन नहीं खाया है तब तक वो गुलामी वाला इलेक्ट्रॉन है, और खा लेगा तो आजाद इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो क्या एक मटेरियल के अंदर एक ही एटम थोड़ी है, बहुत सारे एटम हैं। अगर वो एटम आइसोलेटेड हो, बिल्कुल अलग अलग, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में ना हो, तो हर एटम का आउटर गुलाम इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक ही एनर्जी रखेगा, क्योंकि एटम सेम है तो उसकी एनर्जी भी सेम होंगे। लेकिन जब एटम पास पास आते हैं तो एक दूसरे की एनर्जी लेवल पे दखल अंदाजी करते हैं, है ना, क्योंकि एक दूसरे की फील्ड के इन्फ्लुएंस के दायरे में वो आ जाते हैं। तो उस केस में किसी गुलाम इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी लेवल है वो शार्प नहीं रहती है, किसी की थोड़ा सा ज्यादा और किसी की थोड़ा सा कम हो जाती है। मतलब यार एक बल्क मटेरियल में अगर मैं उसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो पहले वो शार्प एनर्जी रखता था, और अगर सारे एटम अलग अलग कर दो तो वो शार्प एनर्जी लेवल ही होगा नहीं। लेकिन जब ग्रुप में आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, तो किसी का कम और किसी का ज्यादा हो जाता है। तो एनर्जी का एक लेवल नहीं रहता है, एनर्जी के बहुत सारे। यानी ये मैं जब दिखा रहा हूं डायग्राम, तो इसका मतलब मैं एक एटम की बात नहीं कर रहा हूं, और जब मैं पिछला डायग्राम दिखा रहा था तब मैं एक एटम की बात कर रहा था। अब जब बहुत सारे एटम आ गए तो हर एटम के गुलाम इलेक्ट्रॉन, और स्पेशली मैं आउटर मोस्ट गुलाम इलेक्ट्रॉन से की बात कर रहा हूं, तो वो कह रहा है, एक कह रहा है मेरी एनर्जी ये हुआ करती थी, जब से मैं साथ आया हूं तो थोड़ी सी कम हो गई है। नहीं यार, हर कोई अलग अलग में सटीक रहता है, ग्रुप में थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। इस इलेक्ट्रॉन, इस लेवल वाले इलेक्ट्रॉन से मैंने बात की, उसने कहा पहले मेरी एनर्जी ये हुआ करती थी, अभी मेरी थोड़ा सी बढ़ गई है। ऐसे मतलब यार, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि यार एक बहुत बड़ी रेंज होगी जिसमें सारे एटम होंगे। उसकी एक मिनिमम मोस्ट और एक मैक्सिमम मोस्ट एनर्जी है, जिस एनर्जी को हर गुलाम इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा, और उस एनर्जी का जो गैप होगा उसको हम बैंड बोलते हैं, एनर्जी बैंड। नहीं, मान लिया फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यार इसका एनर्जी बैंड कितने गैप का है? इसका एनर्जी बैंड 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। यानी सारे इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज रखते हैं, मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में, जिनको हमें गुलाम इलेक्ट्रॉन कहना है। क्या आजाद इलेक्ट्रॉन भी सब बिल्कुल परफेक्ट एक ही एनर्जी के होते होंगे? नहीं, उनका भी एनर्जी का एक मिनिमम लेवल है और एक मैक्सिमम लेवल है। तो उनकी एनर्जी गैप का नाम हमने क्या रखा है? कंडक्शन बैंड। तो बैलेंस बैंड क्या है? एनर्जी, पहले तो बैंड का मतलब क्या है? बैंड का मतलब है कि एनर्जी का मिनिमम से हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट से हाईएस्ट के वैल्यू के बीच में जो एनर्जी गैप होगा उसका नाम क्या है? बैंड। अब वो बैंड हम गुलामी वाले इलेक्ट्रॉन का डिस्कस कर रहे हैं तो बैलेंस बैंड, और फ्री इलेक्ट्रॉन का डिस्कस कर रहे हैं तो कंडक्शन बैंड। बात क्लियर है? एक नाम है फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो यार अब हम सीधे सीधे बैंड के बीच में एनर्जी गैप की बात कर रहे हैं। ये वो एनर्जी गैप है जिससे ये डिसाइड होता है कि कौन गुलाम है और कौन आजाद है। तो यार इनके बीच का जो एनर्जी गैप है उसका नाम क्या रखा गया है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। यानी यार इस कैटेगरी के इलेक्ट्रॉन को अगर इतनी एनर्जी मिल जाएगी तो वो उस कैटेगरी का इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। बात क्लियर है? नोट कर ले।
बहुत सारे नाम इस टॉपिक में आने वाले हैं। जिस तरीके से केमिस्ट्री पढ़ते समय बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ये टॉपिक काफ़ी हद तक उसी तरह का है। तो हर नाम के साथ अपनी फीलिंग अटैच कर लें तो ये नाम दिमाग में रख पाओगे, और वो सब क्लास के दौरान ही हो जाना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ। और उसके बाद जब ये क्वेश्चन करोगे तो टॉपिक खत्म, मतलब एक क्लास खत्म। नहीं करोगे तो ये टॉपिक जितनी जल्दी दिमाग में चढ़ता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है। यस तो हम लोगों ने यार अभी तक कंडक्टिविटी के बेसिस पे इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को डिफरेंशिएट किया था। अब मैं एनर्जी लेवल डिफरेंस के आधार पे, यानी यार ये जो मैंने बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये बैंड लिख दे भाई। बैंड का मतलब होता है विड्थ। बैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में एक एनर्जी गैप है जिसको मैंने क्या बोला है, फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप। तो इस बेसिस पे तीनों चीजों को डिफरेंशिएट करने वाला हूं। किसको किसको? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो मैं यहां पे तीन तरह के मटेरियल का एक रफ डिफरेंशिएशन दिखाने वाला हूं। माय गॉड, तो बहुत टाइम लेगा। ये सारे एनर्जी लेवल ड्रॉ करने के बाद ये मैंने एनर्जी बैंड के गैप दिखाए हैं। तो यार कंडक्टर में ये गैप सबसे कम है। कहीं कहीं तो इनको ओवरलैप करके दिखा दिया जाता है। ओवरलैप का मतलब कि गुलाम इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वही गुलाम इलेक्ट्रॉन कभी कंडक्शन में आ जाता है और कभी वो गुलामी में आ जाता है। इनका जो फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप है वो सबसे कम है, और से इंसुलेटर में ये गैप सबसे ज्यादा है। यानी यार रूम टेम्परेचर पे किसी मटेरियल को इतनी एनर्जी मिल जाए ये बहुत संभावित है ना यार। अब यहां पे यार जो फोटोन मौजूद है यार वो बहुत हाई एनर्जी के नहीं है। रूम टेम्परेचर पे इतनी हाई एनर्जी के फोटोन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। क्या इतनी एनर्जी गैप के फोटोन किसी मटेरियल को टकरा जाएं, इस बात के चांसेस ना के बराबर हैं। तो इसका मतलब इंसुलेटर इसलिए है क्योंकि आज तक उसको इतनी एनर्जी का फोटोन नहीं मिला है, तो उसके बंधे हुए इलेक्ट्रॉन कभी फ्री नहीं हो पाए हैं, इसीलिए वो आज भी इंसुलेटर है। हो सकता है किसी और प्लैनेट में उसको फोटोन मिल जाते हो तो वो क्या बन जाता हो, कंडक्टर। फिलहाल वो हमारे कंडीशंस में इंसुलेटर इसलिए है क्योंकि उसके बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप इतना ज्यादा है कि वो फोटोनिक एनर्जी उसको नहीं मिल पाती। तो फोटोनिक एनर्जी का लेवल लगभग क्या होता है? अगर कोई तुमसे पूछे यार कि रूम टेम्परेचर पे कितनी वेवलेंथ का फोटोन मौजूद होता है, कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन मौजूद होता है, तो तुम ऐसे बात कर सकते हो यार हम लोगों ने कभी थर्मोडायनेमिक्स में एक एटम की एनर्जी का फॉर्मूला कभी पढ़ा होगा। किसी को याद है यार? 3/2 kT। 3/2 kT। तो यार जो एटम की एनर्जी का लेवल होता है, इसमें 3/2 को इग्नोर कर दे, केटी के ऑर्डर का, मैं यहां पे रफ बात कर रहा हूं, बहुत एग्जैक्ट बात नहीं कर रहा हूं। तो रूम टेम्परेचर पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ फोटोन होती है वो केटी के ऑर्डर की होती है ना यार। फोटोनिक एनर्जी एट रूम टेम्परेचर वो आमतौर पे केटी के बराबर लिखी जाती है। कल को कोई पूछे यार इस रूम पे इस समय कितनी फ्रीक्वेंसी के फोटोन मौजूद हैं, तो इसी केटी को हम क्या लिख दें, एच न्यू, तो हमें फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। और अगर हमें वेवलेंथ लाना हो तो इसी केटी को क्या लिख दें, एस सी बाई लैम्डा, तो क्या निकल जाएगा, लैम्डा निकल आएगा। नहीं तुम्हें याद है यार
अगर केटी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता हो तो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम लाने का एक डायरेक्ट फार्मूला तुमने पढ़ा है 12400 डिवाइड बाई, यार डिवाइड बाई ये केटी को मैं अगर ई नाम दे दूं तो ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पढ़ा है कभी, है ना। और यहां ई को हम क्या लिख देंगे, केटी लिख देंगे। ये फॉर्मूला मॉडर्न फिजिक्स में आता है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो यहां नोट भी कर ले। इस टॉपिक में मैं बस इतनी बात बता रहा हूं कि अगर मुझे रूम टेम्परेचर पे केटी की वैल्यू किसमें पता हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और उस समय फोटोनिक एनर्जी एंगस्ट्रॉम में लाना हो तो ये फॉर्मूला काम करेगा। और अगर सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट में है यानी केटी जूल में है और लैम्डा मीटर में लाना हो तो फिर ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब केटी किस में हो, जूल में, और लैम्डा किस में हो, मीटर में। और ये फॉर्मूला कब लगाएंगे वो मैंने लिख दिया है। तो यार ये एनर्जी इस समय हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, हम वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और वो एनर्जी इस लेवल की होती है आराम से, लेकिन इस गैप के बराबर कभी नहीं होती है। इस गैप को कभी कभार फिल कर सकते हैं, यानी यार इतने फोटोन में से इक्का दुक्का फोटोन ऐसे हो सकते हैं जो इस गैप को भी कवर कर सके, मतलब इंसुलेटर के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन को फ्री कर सके, इसके कुछ बहुत चांस होते हैं, मतलब बिल्कुल ना उम्मीद नहीं है इंसुलेटर की तरह। बात क्लियर है। तो जब भी कभी कोई पूछे यार कि कितनी वेवलेंथ का एनर्जी चाहिए, तो तुम यार या तो केटी की मदद से लैम्डा का फॉर्मूला ला सकते हो, या कभी कभी कोई तुम्हें फॉरवर्डेड एनर्जी गैप डेल्टा ई दे दे और तुमसे पूछे कि बताओ यार इस गैप को फिल करने के लिए कितनी वेवलेंथ का फोटोन चाहिए, तो भी तुम क्या फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा ई बराबर एच न्यू एस सी बाई लैम्डा, यही लगाओगे। कोई पूछे कितनी वेवलेंथ का फोटोन चाहिए तो इससे निकल आएगा, या कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन चाहिए तो इससे निकल आएगा। बात क्लियर भाई लोग। फॉरवर्ड एनर्जी गैप को हम किसके बराबर लिख दें, एच न्यू या एस सी बाई लैम्डा से, तो न्यू या लैम्डा निकाला जा सकता है। या लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम लाना हो तो डेल्टा ई किस में लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या जनता समझ पा रही है, नोट कर ले। क्या जो केटी होना चाहिए वो किससे ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस से कंडक्शन में जाने के लिए केटी किससे ज्यादा होना चाहिए, इस फॉरवर्ड एनर्जी गैप से ज्यादा होना चाहिए। नोट कर लिया भाई। इसी क्लास में ढेर हो गया। बता दो सुबह हो गई। चाय पी लो यार, नीचे दुकान खुली है अभी तक, उसके यहाँ कस्टमर नहीं आते, बेचारा बंद करने की सोच रहा है। हाँ चला गया। तुम लोग आलस करते रहोगे लेकिन चाय नहीं पियोगे उसकी दुकान की, तो बंद हो जाएगा। तो कोल्ड ड्रिंक पी सकते थे, उसने कोल्ड ड्रिंक भी तो रखा था, लेते थे। तुम्हारे चिप्स सफिशिएंट नहीं थे। हाँ बताओ, बेचारे ने सारा कुछ ट्राई किया, चला गया वो। क्यों, मैगी लेने तो नहीं गया। पूछना यार उससे क्या समस्याएं आई हैं, शायद हम लोग समस्या दूर करके वहां कैंटीन खुलवा सके तो। वैसे भी इस बिजनेस में कोई फायदा ज्यादा है नहीं, दूसरा कुछ ट्राई किया जाए साथ में। नोट कर लिया भाई लोग, यही नीचे था यार सीढ़ी के पास। हाँ
नोट कर लिया भाई लोग, आगे बढ़े। महंगा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बहुत सस्ती दुकान थी वो। अच्छा, मान लिया हम लोगों ने डेल्टा ई रख के एक लैम्डा का आंसर निकाला, ठीक है, तो ये क्या बताएगा कि इतनी वेवलेंथ के फोटोन से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। उस लैम्डा से ज्यादा लैम्डा हुआ तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो पाएगा या नहीं? नहीं हो पाएगा, क्योंकि लैम्डा बढ़ने से एनर्जी, उस लैम्डा से कम होने पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। क्या बात समझ रहे हैं? यानी यार इस आंसर को निकाल लेने के बाद तुम्हें यह और समझना चाहिए कि वो लैम्डा भी काम का है और उससे जितने भी छोटे लैम्डा होंगे वो सब काम के होंगे, क्योंकि लैम्डा कम होने से एनर्जी बढ़ती है। क्या लैम्डा कम होने से एनर्जी बढ़ेगी? नहीं। ये बात भी दिमाग में रजिस्टर कर लें कि लैम्डा कम होना हमेशा फेवरेबल है, लैम्डा ज्यादा होना एनर्जी को कम करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं यार हम लोग। अभी हम लोग यार एलिमेंटल सेमीकंडक्टर देखने वाले हैं एटॉमिक लेवल पे, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा है। मैंने तो ऐसे ड्रॉ किया है, स्केच बनाया है, क्योंकि जो थ्योरी है उसी को ड्रॉ करने में क्या जाता है। और किताब वाले भी तो ड्रॉ करते हैं, क्या उन्होंने देखा है क्या? तुम्हें पता है आज तक एटॉमिक लेवल पे जितनी भी थ्योरी लिखी गई हैं उनको एविडेंस के आधार पे लिखा गया है। क्या किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा, लेकिन हम लोग देखने जा रहे हैं। ये देखो यार, मटेरियल को मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मटेरियल लिया था, उसको मैं जूम करता जा रहा हूं क्योंकि एटॉमिक लेवल पे पहुंचना है। ये मैंने बनाया है। हाउ इज दिस? यार ये मत बोलना यार, ये मैंने ही बनाया है, इसको 10 साल पहले बनाया था मैंने। और पता है ये मैंने पावर पॉइंट पे बनाया है। सबसे बड़ी बात, तुम्हें पावर पॉइंट में इतने टूल्स ही नहीं पता होंगे जितने मैंने इसमें डिस्कवर कर रखे हैं। खैर ये मत बोलना यार, कुछ कुछ चीजें हैं ऐसी जो मैंने डाउनलोड करी हैं, मैं बता दूंगा यार, लेकिन ये मेरा यार, इसको मत। हाँ भाई, तो यार एक सिलिकॉन, बल्कि सिलिकॉन की पूरी फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और क्या होता है, बोरॉन नहीं, जो भी है, इस पूरी फैमिली में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। और वो बगल वाले 4 एटम के साथ मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिससे सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने यहां दिखाया यार कि सिलिकॉन में यार 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अपना है, एक बगल वाले का है। यहां 2 इलेक्ट्रॉन, एक अपना है, एक बगल वाले का है, ऐसे इसका ऑक्टेट। जब भी इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो क्या यार वो इलेक्ट्रॉन गुलामी वाला कहलाएगा या फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट होना तो बहुत स्टेबिलिटी को डिनोट करता है। यानी यार ये इलेक्ट्रॉन फ्री ऐसे तो नहीं होने वाला है, क्योंकि एक तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो मतलब पूरा सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है, तो इसका मतलब इसको एनर्जी अच्छी खासी चाहिए फ्री होने के लिए। खैर, तो यार मैंने यहां पे अभी जितने एटम दिखाए उनमें से तुम्हें एक भी फ्री नजर आ रहा है? क्यों नहीं नजर आ रहा है? अरे यार फोटोन इतने होते ही नहीं है कि यार किसी इलेक्ट्रॉन को फ्री कर पाए। चलो यार मैं थोड़ा और बड़ी भीड़ दिखाता हूं। यहां तुम्हें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा ना? नहीं नजर आ रहा ना यार? अच्छा बताओ, अचानक से यहां इस मटेरियल के उधर और इधर कोई वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट कर दे, तो क्या यहां पर वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा या अपनी जगह रहेगा? है कहां इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए? जब सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है तो मूव नहीं करेंगे। अब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक लेवल से ऊपर बढ़ा दो तो फील्ड एमिशन जैसा होगा, तब तो इलेक्ट्रॉन निकल ही आएगा। मैं बात कर रहा हूं एक रेंज के अंदर। भाई इतने छोटे डिवाइसेस में हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी इतनी क्रिएट कर देंगे। क्या यहां पर फिलहाल कोई ओके ये लाइनों से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई है, राइट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी है, बट अभी फिलहाल कोई इलेक्ट्रॉन
फ्री नहीं है चलने के लिए, सब व्यस्त हैं, है ना, सब अपनी अपनी फैमिली में व्यस्त है, ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, इनके अंदर इतना टाइम नहीं कि फालतू लोगों के साथ चल दें। यानी इन्फ्लुएंस आया है, दोस्त आए हैं, बोले चलो आओ हम लोग बैचलर पार्टी करके आते हैं, बट इलेक्ट्रॉन क्या कह रहे हैं कि नहीं अभी यार हम सब अपना फैमिली काम में बिजी हैं, हमारा ऑक्टेट कंप्लीट है, तुम जाओ यार, तुम भी अपनी फैमिली बनाओ। खैर यहां पे यार मैंने एक इलेक्ट्रॉन फ्री दिखाया है, सोचो यार इतनी भीड़ में से एक आध एटम को इक्का दुक्का फोटोन कहीं से मिल गए हैं तो ये फ्री हो गया है। हालांकि इतनी भीड़ में से एक होना भी बहुत रेयर बात है, 10,000 एटम में से कोई एक अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दे, इस बात की संभावना सेमीकंडक्टर में होती है, मगर ये 10,000 थोड़ी है यार, ये तो अभी 30-40 होंगे ज्यादा ज्यादा, 40 में से एक निकाल दिया तो मैंने बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया है, और 2 निकाल दूं तो मैं बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा हूं, 3-4 निकाल दिए, कोई बात नहीं, मैं बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा हूं। किसी चीज को अगर समझना है तो कई बार बढ़ा चढ़ा के दिखाना पड़ता है, बस मेरा यार किसी की महिमा बताना हो तो हम लोग बढ़ाते। ये पता है तुम्हें यार बहुत सारी चीजों में ये हुआ है कि यार पहले स्टोरी प्रैक्टिकली कुछ और रही होंगी, लेकिन ओवर द टाइम हर जनरेशन ने उस स्टोरी को और क्लीन किया, महानता को और महानता, क्रूएल्टी को और ज्यादा क्रूएल दिखाया, तो उससे सुपर विलेन और सुपर हीरो बन गए। मेरा ऐसा मानना है कि कहानी इतनी परफेक्ट नहीं रही होगी, कहानी रही होगी ये भी मेरा मानना है, कहानी रही ना हो तो इतनी व्यापक तौर पे फैलेगी नहीं, कहानी जरूर रही होगी लेकिन वो इतनी आइडियल नहीं रही, ओवर द टाइम आइडियल हो जाती है। खैर मेरा इससे क्या लेना देना, तो कहानी का मतलब ये कि मैं थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा हूं, बढ़ा चढ़ा के दिखाने से थोड़ा समझ आता है कि यार हमें ऐसा होना है, रेफरेंस। तो यार ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, फ्री को यार मैं समझाने के लिए थोड़ा सा एक को ऐसे दिखा देता हूं, ये तुम्हें दिख रहा है यार, ये मक्खी की तरह भुनभुना रहा है, ये मैं बता रहा हूं कि ये ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, ये गुलामी वाला नहीं है, आजाद है, कहीं भी रैंडम मोशन कर सकता है। और ये जो अंदर है, ये तो देख के दुखी होते होंगे कि यार ये देखो कैसे यार मोटरसाइकिल लेके पूरे शहर में घूमता रहता है, और एक हम है जो गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। तो यार यहां 2 तरह के इलेक्ट्रॉन हैं, एक गुलाम इलेक्ट्रॉन जो गुलामी में ही रहेंगे, और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन। हालांकि गुलामी इलेक्ट्रॉनों में भी थोड़ा सा एक आजादी हो जाती है, कब? जब वैकेंसी क्रिएट होती है। यहां पर एक गुलाम कम हो चुका है, वो एनर्जी पाके उस जगह से हट गया है, तो चांस है कि यार ये वाली फैमिली किसी और इलेक्ट्रॉन को बुला ले, तो वो फ्री को नहीं बुलाएगी, वो फ्री को नहीं बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे? अब यार गुलाम वाली जगह पे कोई दूसरा गुलाम ही आएगा। यस यार गुलामी वाली जगह पे केवल, यार ये जो गुलामी वाली जगह है, ये खाली जगह मैंने दिखाई है, इस जगह को भी एक नाम दिया गया है होल। होल किस एनर्जी लेवल का होता है? वैलेंस एनर्जी लेवल का या कंडक्शन एनर्जी लेवल का? तो पहली बात तो होल कोई चीज ही नहीं होती है, होल वो जगह का नाम है जहां पे गुलामी वाला इलेक्ट्रॉन बैठता है, और गुलामी वाला इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल का होता है? वैलेंस एनर्जी लेवल का होता है। तो ये जगह वैलेंस एनर्जी लेवल वाली जगह है, यहां अगर कोई आ सकता है तो किस एनर्जी लेवल का आ सकता है? देखो यार मैं यहां दिखा रहा हूं, देखो यहां वाली फैमिली ने बगल वाली फैमिली से एक गुलाम मंगा लिया, नहीं तो अब इसको 2 नजरिए से देख सकते हो, गुलाम इधर आया है या खाली जगह उधर चली गई है। देखो यार अभी इधर भी हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इधर चल गया। अच्छा चांसेस यही है कि अगली बगल वाली फैमिली में ये सब ट्रांजैक्शन होगा, ये गुलाम इधर से इधर चला गया, होल इधर आ गया, ये देखो यार यहां से यहां, यहां से यहां, ये है। तो इसका मतलब यार होल चल सकता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाला भी चल सकता है, बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन भी चल सकता है, लेकिन वो जब चलेगा तो बॉन्डिंग वाली जगह पे ही इधर उधर जाएगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन तो चल सकता ही है यार, वो तो फ्री है, वो तो कहीं भी जा सकता है, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट कहीं भी जा सकता है, लेकिन इसके पास केवल इतनी आजादी कि ये गुलाम यहां से खाली जगह भर दे और वहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए। यानी इस मटेरियल के अंदर 2 चार्ज कैरियर हैं। कौन कौन से चार्ज कैरियर हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन।
लेकिन अब किसी को अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का एक और नजरिया डेवलप करना है कि हम इलेक्ट्रॉन नहीं होल को चलता हुआ महसूस करना चाहते हैं, तो वो कह सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन और होल। लेकिन हकीकत में बात क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ आ रही? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तभी हम उसको चार्ज कैरियर भी बोलेंगे। जब तक खाली जगह है नहीं तब तक वहां चार्ज कैरियर, तब तक होल नहीं है, ऐसे समझ लो। तो यहां दो चार्ज कैरियर हैं, इलेक्ट्रॉन और होल। अच्छा बता, इलेक्ट्रॉन अगर राइट जाते हैं तो उसके राइट जाने से करंट कहां फ्लो करता हुआ बोलोगे? तुम्हें पता ना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के उल्टी तरफ करंट, यानी किसी कारण से अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जाता है तो करंट। क्या जनता समझ पा रही है? अच्छा यार, बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट जाएगा तो करंट कहां होगा? बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जाए तो करंट कहां होगा? अच्छा बताओ, बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट जा रहा है तो होल कहां जा रहा है? यार सीधी सी बात है यार, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट जा रहा है तो होल कहां जा रहा है? तो अब जरा मुझे बताओ, होल के राइट जाना मतलब करंट राइट होना, और इलेक्ट्रॉन का राइट जाना, यानी यार एक चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो लेफ्ट चलेगा तो करंट राइट आएगा, और एक चार्ज कैरियर होल है, जब वो राइट जाएगा तो करंट राइट आएगा। क्या इतनी बात जनता समझ पा रही है? नहीं, होल हमेशा करंट के अलोंग मूवमेंट करेंगे और इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के अपोजिट मूव करेंगे। इतनी बात जनता को समझ में आ रही है? अच्छा मुझे बता, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाते हैं राइट, तो वो पॉजिटिव चार्ज को धक्का कहां देती है? यार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज को लगने वाला धक्का होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है तो पॉजिटिव चार्ज कहां मूव करेगा? राइट। और निगेटिव? इतनी बात समझे? तो अभी अभी यार मैं यहां पे राइट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने वाला हूं। कहां? राइट। तो बता, जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहां भागेंगे? ये तो पक्का है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहां भागेंगे? लेफ्ट। और करंट कहां आएगा उनके चलने की वजह से? राइट। यानी राइट इलेक्ट्रिक फील्ड आने से राइट ही करंट आएगा। और होल कहां भागेंगे? होल भी राइट। अरे भाई इलेक्ट्रॉन सब लेफ्ट भागेंगे तो करंट राइट आएगा। देखे जरा, तुम यार इलेक्ट्रॉन का मोशन तो जानते ही हो, तुम कंडक्टर के जमाने से, करंट इलेक्ट्रिसिटी के जमाने से। अरे किसी जमाने में तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है यार, अभी नहीं पढ़ा है तो क्या हुआ? अगर राइट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है तो फ्री इलेक्ट्रॉन लेफ्ट भागेंगे, जिसकी वजह से करंट कहां आएगा? राइट आएगा। और होल कहां भागेंगे? यार एक्चुअली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेफ्ट भागेंगे, तो उस चक्कर में हमें लगेगा क्या? होल राइट जा रहे हैं। देखो ऐसे, जरा गौर करें, होल राइट गए। और क्या किसी ने उसमें लिखा था साफ साफ, होल पे कॉन्सेंट्रेट करें। ये सारे रेड कलर से जो दिखाए गए हैं, मुझे बताओ राइट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहां भागेंगे? तो होल कहां जाएंगे? देखो यार देखो, होल राइट गए, ये भी राइट जाएगा, चलो चला गया। अच्छा वहां दूसरे होल भी ट्रेवल करके आएंगे, यहां मैं दिखाया नहीं हूं, ऐसा थोड़ी कि इसी फ्रेम पे बस सारे होल हैं। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है, राइट इलेक्ट्रिक फील्ड आने से फ्री इलेक्ट्रॉन भी करंट देते हैं और होल का मूवमेंट भी करंट देता है। इसमें एक प्योर सेमीकंडक्टर में दो चार्ज कैरियर होते हैं। कौन कौन? बस यही समझाना था। और कौन कैसे मूव करता है ये भी तुम्हें समझ में आ ही गया है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, उसके लेफ्ट जाने से राइट करंट आता है, तो इलेक्ट्रॉन को मैंने बोला है निगेटिव चार्ज कैरियर, और होल को मैंने बोला है, क्योंकि होल का राइट जाना सीधे सीधे करंट की डायरेक्शन को बताता है, तो होल को हमने क्या बोला है? पॉजिटिव चार्ज कैरियर, और इलेक्ट्रॉन को क्या बोला है? नेगेटिव चार्ज कैरियर। ये प्योर सेमीकंडक्टर, जिसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, उसमें दो चार्ज कैरियर होते हैं, है ना। हैज टू चार्ज कैरियर। एक चार्ज कैरियर क्या है? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या है? होल। ये दो चार्ज कैरियर हैं, एक है इलेक्ट्रॉन और एक है होल। होल क्या चीज होती है मैंने बताया यार, होल क्या है? ये अगले फ्रेम में आएगा यार, होल यहां लिखा है मैंने। अच्छा
इट इज डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन पोजीशन, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है उस खाली जगह का नाम क्या है? होल है ना। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से बाहर निकलता है तो खाली जगह छोड़ता है, और वो जो खाली जगह है उसी का नाम क्या है? होल है। इतनी बात क्लियर कर लें। अभी मैं प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं। प्योर सेमीकंडक्टर में दो चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल। अच्छा बता यार, प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या होल ज्यादा होंगे या दोनों बराबर होंगे? बराबर होंगे। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो होल क्रिएट होता है। नहीं, तो यहां मैं लिखने वाला हूं NH और Ne दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। इसको Ni भी बोलते हैं, है ना। Ni से मेरा मतलब, यहां N से मेरा मतलब क्या है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। Ni यानी एक तरह से ये नंबर कॉन्सेंट्रेशन होती है। नंबर कॉन्सेंट्रेशन, कितना नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं, है ना। तो Ni वर्ड आता है कैरियर डेंसिटी। Ni को नंबर ऑफ चार्ज, इसको कैरियर डेंसिटी भी बोल सकते हैं, कैरियर डेंसिटी। तो कैरियर डेंसिटी है, तो कैरियर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक प्योर सेमीकंडक्टर है जिसमें कोई मिलावट नहीं करी गई है। इसका मतलब थोड़ी देर में हम मिलावट करने वाले हैं। फिलहाल अभी हम प्योर बातें कर रहे थे, और प्योर सेमीकंडक्टर में ये जो Ni होता है ना, ये इतना कम होता है कि अभी हम इससे डिवाइस बनाने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और जब नहीं कर सकते हैं तो इस सेमीकंडक्टर में हमें मॉडिफिकेशंस करना पड़ेंगे। फिलहाल तो ये किसी काम का नहीं है। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होती है कैरियर की, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी यूनिट होगी नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर की एक्चुअली कोई यूनिट नहीं होती, पर यूनिट वॉल्यूम ही कहना चाहिए। तो यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर हैं, और वो नंबर एक्चुअली बहुत स्मॉल होता है, उतने नंबर से काम चलने वाला नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान से अगर काम निकलवाना है तो या तो उसको डोनेशन दो, रिश्वत दो, तो काम चलता है। मतलब सरकारी ऑफिस में अक्सर ऐसा देखा जाता है, सभी नहीं, कुछ में ऐसा देखा जाता है। हाँ, इसको पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं किसी को, मोस्टली ऐसा, अक्सर ऐसा देखा जाता है। मोस्टली भी नहीं कहना चाहिए। अभी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। मैंने अभी अपनी शॉप का म्यूटेशन कराया था। म्यूटेशन मतलब होता है नाम चेंज कराना। तो वो मुझसे पैसे मांग रहा था 10,000। ठीक है यार, कैमरे के सामने जा रहा है तो क्या हुआ, 10,000 मांग रहा था नाम चेंज कराने का। मैंने अपने स्टाफ वाले अमित को भेजा था 500 रुपीज़ लेके। मैं कहा अगर मांगे तो इतना दे देना है। तो उसने लेने से मना कर दिया। उसके बाद मैंने उससे कोई बात नहीं की, कभी कोई बात नहीं की। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने हो गया,
उसको लग रहा था कि म्यूटेशन अक्सर लोग तब कराते हैं जब शॉप बेचते हैं, उनको जल्दी होती है। मुझे कोई जल्दी नहीं थी। अब क्या हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन ही मैंने प्रोसेस किया था ताकि ऑन रिकॉर्ड रहे। ऐसा नहीं है यार कि एकदम हम लोग देते हैं इसलिए लोग लेते हैं। 3-4 महीने हो गए तो उनके ऊपर भी शायद प्रेशर होता होगा कि इतने तारीख की किसी ने एंट्री करी है तो अब तक प्रोसेस क्यों नहीं हुआ है। उनसे जवाब मांगा जाता है आज के टाइम पे, इतना अभी चीजें बदल चुकी हैं। तो अब वो मेरे को फोन कर रहा है कि आपने मेरी बात नहीं करी और सुनने नहीं आए, हमारी कुछ बातें थी अमित से बताई थी। मैंने कहा क्या बात, मतलब बताइए, कुछ कमी है कागज में, कोई दिक्कत है? तो बोले नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ बात थी उनको अमित को बताई थी। मैंने कहा वो बात मैंने करी थी उनसे कि अगर इतने में काम चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम उससे ज्यादा नहीं देंगे। तो उसने कहा आप एक बार आके मिल लीजिए। मैं नहीं गया। फिर 2 महीना 3 महीना 4 महीना हो गया, वो खुद ही आया यहाँ पे जो भी किसी को भेजा था उसने बोला कि वो तो नहीं आए, हम आए हैं और बताइए अब क्या कर सकते हैं आप। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको करना हो तो करो, अगर मेरे कागज में कुछ कमी है तो बताओ तो बोले कमी नहीं, वो प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं हो जाता है, वहाँ भेजते हैं वहाँ भेजते हैं, ये होता है। हमने कहा नहीं करेंगे, जो कुछ करना हो बताओ। तो बोले इतनी दूर से आए हैं, पेट्रोल खर्चा हुआ है। हमने कहा चलो 500 रुपये लो, पेट्रोल भरवाओ, जाओ, कराना हो करो। उसके 15 दिन बाद नाम चेंज हो गया। 9500 पूरे मैंने बचाए। हाँ, दिए पेट्रोल के, क्योंकि वो आया था यार। अब ऐसा है ना कि किसी की इंसल्ट करना भी ठीक नहीं है ना यार, वो आया तो मतलब, हाँ मतलब अभी हम भी इंडिया में रहते हैं तो इतना भी नहीं है कि यार बिल्कुल। वो मैंने उसके नाम के निकाल रखे थे, वो देना ही थे। तो यार भैया मैं टाइम इसलिए देता हूं ताकि तुम लोग नोट करते रहो। नोट कर लिया भाई? यार हाथ रोक के बातें सुनने की जरूरत नहीं है। तो मैं कह रहा हूं लोग देते हैं इसलिए भी डोनेशन चल रहा है। मैं क्यों ये बात आया था, हाँ। तो जब यार प्योरिटी से काम नहीं चलता है तो लोग कहते हैं कि यार डोनेशन दे दो तो काम बन जाता है। और डोनेशन से भी काम ना चले तो एक चीज होती है जिससे पक्का काम बनता है, और वो होता है उसको दारू पिला दो। लोग कहते हैं यार कि डोनेशन में 10,000 खर्च होंगे और दारू पिलाने में मात्र 500 रुपए खर्च होगा, लेकिन जितना क्लोज आ जाएगा ना बंदा उतना डोनेशन से नहीं आएगा। ऐसा कहते हैं यार, मैंने आज तक किसी को नहीं पिलाई, ये कहते हैं यार। तो यही काम हम यहां करने वाले हैं। प्योर सेमीकंडक्टर को हम डोपिंग देने वाले हैं। डोपिंग समझते हो ना यार, तुम लोगों ने कई बार पढ़ा होगा न्यूज में। डोपिंग मतलब एथलीट्स ने कुछ ऐसा सब्सटेंस लिया है जो अलाउड नहीं है, नशा करने वाला सब्सटेंस। तो एक होता है प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो प्योर होता है वो किसी काम का नहीं है, तो हम उसको डोपिंग करा के काम में लाने वाले हैं। यस, उसमें इंजेक्ट करने वाले हैं इम्प्योरिटी। हाँ, तो हम सब्सटेंस को डोपिंग कर रहे हैं, ये कोई गैरकानूनी काम है क्या? और ये कहावत सही नहीं है कि ऐसा लोग कहते हैं, तो ऐसा कहते हैं लोग। अब यार मतलब इतना भी क्या। तो अभी हम बात करने वाले हैं एक्सक्लूसिव सेमीकंडक्टर की, दैट इज एक्सट्रिंसिक। इससे पहले वाला था नॉर्मल था, वो था इंट्रिंसिक। अब क्या है, एक्सक्लूसिव है, ये पिया हुआ है तो क्या हो गया, एक्सट्रिंसिक। इसको हम लोग डोप्ड सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, हिंदी में उसको टुंड सेमीकंडक्टर। अभी डोपिंग करके बैठा है तो क्या बोलेंगे। दो तरह के डोप्ड सेमीकंडक्टर हैं। डिपेंड करता है कि किसने गांजा लगा रखा है, किसने कोई दूसरा सब्सटेंस ले रखा है। तो उस सब्सटेंस के आधार पे इसको हम लोग एन टाइप और पी टाइप दो कैटेगरी में तोड़ने वाले हैं। एन मतलब है यहां पे निगेटिव टाइप, यानी यार ये ऐसा सब्सटेंस है जिसको मिला देने से प्योर सेमीकंडक्टर में निगेटिव चार्ज कैरियर बढ़ जाता है। निगेटिव चार्ज कैरियर बढ़ जाता है मतलब क्या बढ़ जाता होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते होंगे, और ये निगेटिव टाइप है। और पी मतलब क्या, तो यार इस ऐसा नशा करने के बाद इसके अंदर होल्स बढ़ जाते हैं।
अब चाहे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो भी चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे, होल बढ़ जाए तो भी चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे। तो ये मकसद है यार, चार्ज कैरियर बढ़ेंगे नहीं तो बेचारा काम नहीं करेगा और काम ही निकालना है हमें। यस, इंसान किस हद तक गिर चुका है हम लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। अपना काम निकलाने के लिए यार मटेरियल को डोपिंग करा रहा है, पहले इंसान को कराता था, अभी मटेरियल को डोपिंग करा रहा है। डोपिंग इज नॉट अलाउड इन द क्लास। ये क्या कर रहे हो तुम, क्या ले रहे हो, सब्सटेंस ले रहे हो? मत करो यार ये सब क्लास में। नोट कर लिया भाई, ये नोट करें। नोट कर लिया भाई। समय समय की बात है। तो दो तरह के सब्सटेंस हमें मिलाना है, दो तरह के एटम की मिलावट करना है सेमीकंडक्टर में, एक जो इलेक्ट्रॉन बढ़ाएं और एक जो होल्स बढ़ाएं। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाने के लिए हम हमेशा पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मतलब पेंटावेलेंट कहना चाहिए, या जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या बोलेंगे? जो भी है, जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हो, है ना। और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ऐसे इंप्योरिटी एटम को मिलाएंगे जिसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से हम लोग पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाने वाले हैं। एन टाइप बनाने के लिए पेंटावेलेंट, इसमें कौन सा है ना, 5 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट, और इसमें क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट। तो ऐसी मिलावट करने से हमें एन टाइप और पी टाइप मिलने वाला है। देखो जरा, फास्फोरस एक एग्जाम्पल है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होते हैं। यस, नाइट्रोजन वाली फैमिली में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। हो गया भाई। तो यार यहां पे 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं है। तो होगा क्या यार, 4 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, और ये जो नल्ला इलेक्ट्रॉन है जिसका कोई यहां यूज नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका क्या होगा यार, ये फ्री हो जाएगा। देखो यार, अगर इस इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग में कोई रोल नहीं है तो ये एटम से अटैच नहीं है, ये कम एनर्जी पाके ही फ्री हो जाएगा नहीं। और जब फ्री हो जाएगा तो फिर ये कौन सा चार्ज कैरियर बढ़ाएगा? इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज कैरियर बढ़ाएगा। और ऐसा अगर हम ठीक ठाक अमाउंट में कर देते हैं, यानी पूरी भीड़ में से ठीक ठाक अमाउंट में फास्फोरस के एटम मिला देंगे, तो जितने फास्फोरस एटम मिलाओगे उतने फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। अच्छा, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन केवल फास्फोरस वाले ही होंगे? यार कुछ नेचुरल तरीके से भी तो इलेक्ट्रॉन निकला ही करते थे ना। यानी यार अब यहां पर 3 चीजें देखने को मिलेंगी। एक वो इलेक्ट्रॉन जो फास्फोरस से आए हैं, एक वो इलेक्ट्रॉन जो नेचुरल तरीके से बाहर आए हैं। जो फास्फोरस से आए हैं वो होल छोड़ के बाहर नहीं आए हैं, और जो नेचुरल तरीके से आए हैं वो होल छोड़ के आए हैं। तो बता, इस भीड़ में क्या होल भी तो होंगे ना, जो नेचुरल तरीके से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा? होल। यानी जब भी हम कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि उसके अंदर होल नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी में कौन है? होल। तो इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है?
इलेक्ट्रॉन होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है ना। ये सारी बातें मैंने यहां समझाई हैं अब तक, नोट यहां करना है। ये मैंने यहां पे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है। मैंने यार ये एनर्जी लेवल सिलिकॉन के कंडक्शन बैंड का बनाया है और ये वैलेंस बैंड का बनाया है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होंगे, इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नेचुरल तरीके से होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो साथ में क्या क्रिएट करे होगा, होल क्रिएट होगा। नहीं, कुछ ज्यादा ही होल बना दिया यार। इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन होंगे तो इक्का दुक्का होल्स भी क्रिएट होंगे। अच्छा बता, जो हमने इंप्योरिटी मिलाई है उसके इलेक्ट्रॉन का भी कोई एनर्जी लेवल होगा। वो एनर्जी लेवल इससे बिल्कुल मैच करता हुआ जरूरी नहीं है, लेकिन वो कंडक्शन वाले एनर्जी लेवल के बहुत करीब होगा। वो बैलेंस एनर्जी लेवल का नहीं कहलाएगा। यानी यार फास्फोरस का जो वेला इलेक्ट्रॉन था, वेला इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छा शब्द है यार, जिसका कोई काम नहीं था, उस वेले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लेवल कंडक्शन एनर्जी के लेवल के काफी करीब था। तो जब काफी करीब था तो फोटोनिक एनर्जी खा के वो इजिली किस में कन्वर्ट हो जाता होगा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बन जाता होगा। और ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन को मेजॉरिटी में ला देंगे। यानी इस मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, इक्का दुक्का होल भी है। यानी कभी इसका ब्लॉक डायग्राम दिखाया जाएगा एन टाइप का, तो हमें वहां क्या क्या दिखाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन दिखाना चाहिए और साथ में एक दो होल दिखाना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? इस एनर्जी लेवल को हमने नाम दिया है डोनर इंप्योरिटी लेवल। डोनर इंप्योरिटी लेवल किसकी एनर्जी लेवल है? फास्फोरस के वेले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है। और वो वेला इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है कंडक्शन में पार्टिसिपेट करना। डोनर इंप्योरिटी लेवल से मेरा मतलब है जो इंप्योरिटी हमने मिलाई है वो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट होने वाला है उसका एनर्जी लेवल। क्या जनता समझ पा रही है? सारे टर्म नोट करें। हाँ, जिस जो है पहले से, हाँ नहीं है, सही बात है। क्या है? वन इलेक्ट्रॉन कम इन कंडक्शन बाय टेकिंग फोटोनिक एनर्जी। ये किससे? फ्रॉम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। ये इलेक्ट्रॉन किससे आया है? ये इंप्योरिटी एटम से आया है। और वो इलेक्ट्रॉन तो उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहां पे। वो इलेक्ट्रॉन तो पहले से वहां है ही है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया है? इंप्योरिटी से आया है। ये यहां मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन कम्स इन कंडक्शन, वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंप्योरिटी एटम। इंप्योरिटी एटम, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया है? इंप्योरिटी एटम से आया है। और वो जो इलेक्ट्रॉन पहले से फ्री था उसकी हम यहां कोई बात, वो तो फ्री है तो फ्री रहेगा, उसकी क्या बात करना है।
और ये 1 इलेक्ट्रॉन 1 एटम से आया है। अब ऐसे जितने ज्यादा पेंटावेलेंट इंप्योरिटी हम मिलाएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें इंक्रीज कर जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन का बढ़ना मतलब चार्ज कैरियर का बढ़ना। क्या वो डायग्राम बनाना चाहेंगे जो मैंने अभी दिखाया था, फास्फोरस वाला? फास्फोरस में ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर देंगे और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया है ये एक फास्फोरस एटम से बाहर आया है, और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ा देगा। पीछे करूं क्या डायग्राम बनाने के लिए? यहीं से बस इतना रफली नोट कर लें। नोट कर लिया भाई लोग? इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बनाना हमेशा फायदेमंद है, इस वजह से क्या इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होता है। अगर कोई तुमसे कहे कि एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है जिसमें होल ज्यादा हैं, किसको कंडक्ट कराना आसान काम होगा, एन टाइप को या पी टाइप को? एन टाइप, क्योंकि एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और पी टाइप में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। सच्चाई में क्या होता है मैं बता चुका हूं यार, ये बात हम रोज रोज नहीं करेंगे, लेकिन एक बार दिमाग में होना चाहिए कि जब होल मूव करते हैं तो उसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अगर कोई पूछे किसकी मोबिलिटी ज्यादा होती होगी, एन टाइप की या पी टाइप की? एन टाइप की। या इलेक्ट्रॉन की या होल की? अभी ये क्वेश्चन 1-2 साल के अंदर आया है कि किसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की या होल की? तो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, उनका मूव करना आसान होता है, और होल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के भरोसे होते हैं, होल का मूवमेंट, तो उसका मूवमेंट मुश्किल होता है। इतनी बातें क्लियर है भाई लोग? तो अगली बात हम करते हैं, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। एक इस क्राउड में पहले सारे सिलिकॉन 4-4 इलेक्ट्रॉन वाले थे तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते थे, उनके बीच में हमने एल्युमिनियम की इंप्योरिटी मिला दी है। तो बता यार एल्युमिनियम के अंदर आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तो यार 3 ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश तो करी, लेकिन एक कम पड़ गया, और जो कम पड़ गया वो खाली जगह है। खाली जगह मतलब वो गुलाम इलेक्ट्रॉन वाली जगह है। अगर यहां कोई इलेक्ट्रॉन आ सकता है तो वो बॉन्डिंग वाला आ सकता है या फ्री आ सकता है? बॉन्डिंग वाला आ सकता है ना। इसका मतलब इसके आ जाने से क्या बढ़ जाता है? होल बढ़ जाते हैं। अब यार ऐसे ऐसे एल्युमिनियम एटम काफी सारे मिला दोगे तो जितने एल्युमिनियम एटम मिलाओगे उतने ज्यादा होल बढ़ जाएंगे, और होल बढ़ेंगे तो कौन सा चार्ज कैरियर? बेसिकली होल, हाँ, पॉजिटिव चार्ज कैरियर बढ़ जाएगा। तो यार किसी सेमीकंडक्टर में ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिलाने से होल्स की संख्या बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी थी उतनी ही रहेगी। तो कुल मिला के यार यहां मेजॉरिटी में कौन होगा? हाँ, होल्स होंगे, और माइनॉरिटी में क्या होगा, है ना यार? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज होल, एंड माइनॉरिटी में कौन होगा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रॉन। कोई कह रहा कि जो खाली जगह है वो किस एनर्जी लेवल की है? तो यार खाली जगह वो एल्युमिनियम के अंदर है। सिलिकॉन की खाली जगह और एल्युमिनियम की खाली जगह परफेक्ट मैच करते हुए नहीं होंगे, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा ही। तो यार सिलिकॉन की खाली जगह वाले होल
जिस नेगेटिव एनर्जी के होते हैं एल्युमिनियम के उतने नेगेटिव उससे थोड़ा कम नेगेटिव है, उसी के आसपास हैं। मतलब यार वहां एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन ये ले दे सकते हैं, मतलब कंडक्शन हो सकता है इनका भी। तो अगर कोई पूछे यार कि इस एल्युमिनियम वाली खाली जगह का एनर्जी लेवल क्या है, तो वो इस एनर्जी लेवल के बहुत क्लोज होता है। कौन सी? होल वाली एनर्जी लेवल या बॉन्डिंग वाली एनर्जी लेवल के बहुत करीब होता है, वैलेंस एनर्जी लेवल के बहुत करीब होता है। तो इसका हमने नाम दिया एक्सेप्टर इंप्योरिटी लेवल। एक्सेप्टर इसलिए क्योंकि वो अपनी जगह पर दूसरे इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस एनर्जी लेवल का नाम हमने क्या दिया है? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। बात क्लियर है? तो यहां पे इसका एनर्जी लेवल और सिलिकॉन के अंदर वाले होल का एनर्जी लेवल वो लगभग आसी पास होता है। तो ले दे के यार उस एनर्जी लेवल के होल बहुत सारे बढ़ जाएंगे एल्युमिनियम के आने से। और इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ऐसा नहीं, नेचुरल तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉन होल तो निकलते ही है ना यार। तो यहां मेजॉरिटी में क्या हुआ और माइनॉरिटी में क्या होगा? होल। माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन और मेजॉरिटी में क्या होगा? होल होगा। थ्री ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन में कोवेलेंट बॉन्ड। तो अभी तक यार हम लोगों ने बात करी है प्योर सेमीकंडक्टर की। प्योर सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन होते थे उतने ही क्या होते थे? होल होते थे। और अभी हम लोगों ने बात करी है डोप्ड सेमीकंडक्टर की। डोप्ड सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी होती है। पेंटावेलेंट तो एन टाइप बन जाता है, ट्राइवेलेंट तो पी टाइप बन जाता है। ठीक है यार, क्यों किया है ये सब कुछ? ताकि हम चार्ज कैरियर को बढ़ा सकें, है ना। चार्ज कैरियर बढ़ेंगे तो इन सेमीकंडक्टर को हम यूज कर पाएंगे, कुछ डिवाइस बना पाएंगे। एक्चुअली इनका पर्पस है डिवाइस बनाना। तो अभी मैं एक डिवाइस बताऊंगा थोड़ी देर बाद, इसके थोड़ी देर बाद, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये क्यों किया गया है, एन टाइप पी टाइप क्यों किया गया है, डिवाइस बनाने के लिए। और सबसे फेमस डिवाइस जो हम इसमें पढ़ेंगे वो होगा पीएन जंक्शन डायोड। जब डिवाइस बनेगा तब तुम्हें समझ में आएगा ये सब क्यों किया गया है। अभी तक हमें बस ये समझ में आ रहा है ऐसा किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है ये जवाब कब मिलेगा? डिवाइस पढ़ने के बाद। तो थोड़ा सा यार हम लोग यहाँ मैथमेटिकल होने वाले हैं। किसी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आने से इलेक्ट्रॉन या होल दोनों ही स्पीड पकड़ते हैं, वेलोसिटी पकड़ते हैं। तो जो ज्यादा स्पीड पकड़ता होगा फॉर द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी मोबिलिटी, तो एक नाम आने वाला है मोबिलिटी, म्यू से डिनोट करेंगे। और म्यू का लेना देना किन चीजों से होना चाहिए यार? म्यू उसका ज्यादा होगा जो कम इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा वेलोसिटी ला दे, यानी ई का कम होना, है ना, और स्पीड का ज्यादा होना, ये क्या है? मोबिलिटी। कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा स्पीड गेन करे उसकी मोबिलिटी ज्यादा कहलाएगी। फिलहाल कंपैरिजन करें अगर तो म्यू ई म्यू एच से ज्यादा होगा कि नहीं यार? अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो ज्यादा स्पीड पकड़ेगा सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, या होल ज्यादा स्पीड पकड़ेगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा पकड़ेगा। तो मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन की, ना कि होल की। एक नाम होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हम लोग देख चुके हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू होता है 1/ρ। ये रो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में फ्रीक्वेंटली पढ़ते हैं। रो का एक फॉर्मूला होता है E/μ
जे। किसी को अगर याद हो तो यार R इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई। उसी के एनालॉगस ये फॉर्मूला होता है। R की जगह रो है, जो रेजिस्टेंस जैसी चीज है बट रेजिस्टेंस नहीं है। V की जगह E है, V बढ़ता है तो E भी बढ़ता है। और I की जगह J है। J पता है क्या होता है? सबको J बात पता है कि नहीं है? अरे J बात की ये करंट डेंसिटी होता है। J पता है ना यार? J बात एक फॉर्मूला आता है I इक्वल टू NEAVD। सुना है कभी? ये ड्रिफ्ट स्पीड और करंट का रिलेशन है, जिसमें N क्या है, कॉन्सेंट्रेशन या करंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फिलहाल मैं N को लिख देता हूं चार्ज कैरियर डेंसिटी। चार्ज कैरियर डेंसिटी, ठीक है। A क्या होता था? क्रॉस सेक्शन एरिया। VD का मतलब होता था ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ चार्ज कैरियर। E का मतलब सबको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। E चार्ज की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की। ये फॉर्मूला हम लोग कहां पढ़ते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। किसी ने नहीं पढ़ा है तो यहीं से पढ़े। अब यहां पे डेरिवेशन थोड़ी बताया जाएगा यार, ये होता है तो होता है E बाई जे। अच्छा यार, J बराबर क्या होता है? I बाई ए। ये सुना है कभी? तो मैं यार एक काम कर रहा हूं, I का ये फॉर्मूला यहां उठा के रख दूं, NEAVD बाई ए। तो ये क्या आ जाएगा? NEVD। E बाई NEVD। ये रो आया है, मैं रो क्यों निकाल रहा हूं? मुझे क्या चाहिए? सिग्मा। तो सिग्मा क्या आएगा? NEVD बाई E। अच्छा, VD बाई E को हमने अभी अभी नाम क्या दिया है? NE म्यू। तो यार कंडक्टिविटी का एक रिलेशन आया है, जो किससे रिलेटेड है? मोबिलिटी से, कॉन्सेंट्रेशन से और E से। कंडक्टिविटी बराबर क्या है? NE म्यू। इसमें N क्या होता है? नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। वो नंबर इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है, होल का भी हो सकता है। E क्या होता है? चार्ज। तो यार जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा उतना ही होल का बोला जाएगा, क्योंकि होल का मूवमेंट भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही होता है। और म्यू क्या होता है? मोबिलिटी। तो अब कोई तुमसे यहां पे पूछे यार कि सेम कॉन्सेंट्रेशन के लिए N टाइप का सिग्मा ज्यादा होगा या P टाइप का सिग्मा ज्यादा होगा? अगर N सेम है तो मोबिलिटी किसका सेम ज्यादा होता है? N टाइप का, इलेक्ट्रॉन का। तो कंडक्टिविटी भी फॉर द सेम कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान रखना, फॉर द सेम कॉन्सेंट्रेशन। मैं यार यहां पे सिग्मा को दो कैटेगरी में डिवाइड करने वाला हूं, सिग्मा E और सिग्मा H। तो सिग्मा E का क्या हो गया? नंबर E का, मतलब किसका? इलेक्ट्रॉन का, इंटू E इंटू म्यू E। सिग्मा H क्या होगा? होल का नंबर इंटू E, और मोबिलिटी भी किसकी? होल की। नहीं, अब मुझे बताएं, एक प्योर सेमीकंडक्टर में क्या ये दोनों नंबर Ne और NH सेम होता है, जिसको हम क्या लिख देते थे? Ni लिख देते थे। तो ओवरऑल सिग्मा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा यार? देखो यार, इसमें N दोनों का सेम है, जिसका नाम क्या है? Ni इंटू E भी कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा? म्यू E प्लस म्यू H। क्या ये बात जनता को समझ में आ रही है? प्योर सेमीकंडक्टर। अगर कोई डोप्ड सेमीकंडक्टर की बात करे तो यार डोप्ड का फॉर्मूला हम ऐसे लिख देते हैं यार, Ne म्यू E NH म्यू H। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों होते हैं। अक्सर एन टाइप सेमीकंडक्टर में यार ये पैरामीटर बहुत छोटा आता है, तो तुम इतने अकेले से काम चला सकते हो, है ना। मगर पी टाइप में दोनों लिखना होते हैं। खैर, डेटा दिया जाएगा, हमें इस फॉर्मूले में डालना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, अगर किसी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों हैं तो ये फॉर्मूला लगाना है।
और दोनों नहीं है तो भी यही फॉर्मूला लगाना है। अरे उसका n 0 हो जाएगा और क्या यार, ऐसा तो होता ही नहीं ना भाई कि कोई एक चीज 0 हो। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला सबके लिए है, इसी में NE और NH बराबर कर दोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ज्यादा जनरल फॉर्मूला ये है। क्या जनता समझ पा रही है? ये ज्यादा जनरल फॉर्मूला है, इसी में अगर तुम NE और NH बराबर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। याद रहेगा भाई? एक और फॉर्मूला मैं देने जा रहा हूं। जब कभी हमें NE और NH अलग अलग पता हो तब तो क्वेश्चन करना कुछ मुश्किल है ही नहीं, सब रखो, वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हें यार एक कैरियर दिया हो और दूसरा कैरियर ना दिया हो तो ये दोनों कैरियर एक रूल को फॉलो करते हैं, और वो रूल क्या है, NH इंटू NE बराबर क्या होता है, NI स्क्वायर। यानी अगर तुम्हें एक कॉन्सेंट्रेशन पता है और इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन पता है, उसका स्क्वायर करके हम दूसरी कॉन्सेंट्रेशन पता कर सकते हैं। तो जैसे तुम्हें यार NE दिया हो, NH ना दिया हो, तो NI स्क्वायर करके हम NH निकाल सकते हैं, तब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यार ले दे के इतनी ही मैथमेटिकल बातें हैं अब तक के टॉपिक की। नोट कर लिया भाई लोग? NE है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, NH क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल। μE है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, μH है होल की मोबिलिटी। तो यार इन फॉर्मूलों पे क्वेश्चन बहुत फैशन में चल रहे हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो इसी फॉर्मूले पे ज्यादा चांसेस हैं न्यूमेरिकल आने के, और या फिर थ्योरेटिकल आएगा। थ्योरेटिकल की प्रैक्टिस इसमें है। जितनी बातें क्लास में बोली गई हैं हर बात से क्वेश्चन निकल रहे हैं, हर बात से, उन्हीं बातों पे क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर तुमने बात ध्यान से सुनी है तो टॉपिक यहां तक का कंप्लीट हो गया है। ये टॉपिक बड़ा है और एक क्लास से ज्यादा समय लगता है, इसलिए मैं थोड़ी बातें आज कर लेता हूं, थोड़ी बातें अगली क्लास में करेंगे। तो हम लोगों ने यार पी टाइप और एन टाइप मटेरियल बनाना सीखा, कैसे बनता है यार। पी टाइप के लिए ट्राइवेलेंट और एन टाइप के लिए। सोच यार मैं एक ही ब्लॉक लूं मटेरियल का। जब मैं ब्लॉक कह रहा हूं तो बहुत छोटे लेवल पे सब चल रहा है, बट ये समझने के लिए बड़ा सोचे यार, है ना यार, बड़ा सोचना हमेशा फायदेमंद होता है। मैंने यार एक ब्लॉक लिया है, उसके आधे हिस्से में पी टाइप मिलावट करी है यानी एल्युमिनियम वाली, और आधे हिस्से में कौन सी, एन टाइप मिलावट करी है, मतलब कौन सी, फास्फोरस वाली। ऐसा सोचे यार, वो फास्फोरस ही नहीं यार, उस फैमिली का कोई और भी हो सकता है। तो बता यहां मैंने किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी है, इलेक्ट्रॉन की, और यहां क्या बढ़ा दी है, होल की। हम लोग यार एक नियम बायोलॉजी में पढ़ते हैं जो पहली बार फिजिक्स में काम आएगा। पहली बार ऐसा होगा, डिफ्यूजन, लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से चीजें हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना चाहती हैं, ऐसा कुछ, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये भी है क्या है,
हाँ, मुझे 10th की यही बात याद है, बस बाकी सब भूल चुका हूँ। 10th में मैंने भी पढ़ा था यार बायोलॉजी, अच्छा था मैं बायोलॉजी में, बट डॉक्टर मुझे ठीक नहीं लगते थे, ऐसा मतलब दिमाग में बना हुआ था। फिर जब मेरी सिस्टर ने कमाई करी डॉक्टर बनने के बाद, तो मुझे लगा यार कि मैं सही नहीं सोच रहा था। हाँ और क्या, तब मुझे समझ आया। तभी तो यार जब मैं उसने कमाई बढ़ा ली तो मैंने देखो आईटी वाला छोड़ के नीट वालों को पढ़ाना शुरू कर दिया। हाँ, दूसरों को कराएंगे, ये तो मुझे आज मकसद मिल गया, मुझे तो खुद नहीं सोचा था मैं। स्टोरी में दम आ गया यार। हाँ भाई, तो यार एक तरफ पी टाइप मिलावट है, एक तरफ एन टाइप मिलावट है, तो क्या यार यहां पर कॉन्सेंट्रेशन एक तरफ इसकी ज्यादा है, एक इसकी तरफ ज्यादा, तो ये नेचर का नियम है कि अगर तुम इस कमरे के आधे हिस्से में सेंट डाल दोगे तो थोड़ी देर में पूरे कमरे में सेंट चला जाएगा, ड्यू टू डिफ्यूजन। तो यार यहां इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये कहां जाना चाहिए, पूरे कमरे में फैलना चाहेगी, और यहां होल की संख्या ज्यादा है तो ये भी पूरे, यानी यार ये स्टेट अनस्टेबल स्टेट है, ऐसी स्थिति बहुत देर तक मेंटेन नहीं रह सकती। ये हमने कर तो दिया है, मगर इसका भविष्य कुछ और है जो अगले सीन में सामने आएगा, इतना नोट करने के बाद। ये बनाने के लिए है, बट इसमें तुम ऐसा है ना, ग्रीन वाले को H लिख दो, और नहीं सॉरी रेड वाले को क्या लिख देना है, इसको HH लिख दो। यार अगला स्क्रीन पहले ही आ गया यार, सारे सीक्रेट पहले ही खुल जाते हैं यार इस कंप्यूटर में। जब से मैंने इसको CPU से जोड़ा है तो ये कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया यार कंप्यूटर। पहले मुझे स्लो से दिक्कत थी, अभी फास्ट है, समय समय की बात है यार। ये कंप्यूटर पिछले 4 महीने से धूल खा रहा था, और मैं जब इसको चेक किया तो सही काम नहीं कर रहा था, फिर मैंने इसका एक रैम निकाला। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक किया हुआ है, मैंने पहली बार उसका यूज किया। 2 रैम लगे थे, एक रैम निकाला, चलने लगा। हाँ वही वाला है ये, अभी सुधर गया ये। तो यार आधे हिस्से में एन टाइप और आधे हिस्से में पी टाइप की मिलावट करने से ऐसा ब्लॉक मिला है, बट ऐसी स्थिति मेंटेन नहीं रह सकती है क्योंकि नेचर ऑफ लॉ है, सॉरी लॉ ऑफ नेचर है। लॉ ऑफ नेचर क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन हमेशा इक्वेट होने की कोशिश करती है। हाँ बिल्कुल, एक तरफ अगर प्योर पॉइजन है और एक तरफ डाइल्यूटेड पॉइजन है तो वो इक्वेट होके रहेगा, इसलिए जहरीले रोगों से दूर रहें, इससे हमें ये पता चलता। नोट कर लिया भाई? ये होगा यार, देखो ये, लेकिन ये होता ही नहीं रहेगा, यहाँ एक ही बात है, सब मैंने बनाया है। जनता की मांग पे एक बार फिर से, लेकिन यार ये होता ही नहीं रहेगा, क्योंकि यार जैसे जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, तुम बता रहे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, इसका मतलब इसके अंदर फास्फोरस एटम है, और जब इलेक्ट्रॉन फास्फोरस एटम से निकला था तो फास्फोरस एटम पॉजिटिवली चार्ज हो गया था। कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो वो कैसे नेचर का हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। अब यार फिलहाल ये ब्लॉक, थोड़ा देर पहले तक ये ब्लॉक न्यूट्रल था। न्यूट्रल क्यों था? क्योंकि जितने पॉजिटिवली चार्ज फास्फोरस एटम थे उतने यहां इलेक्ट्रॉन भी थे, तो ये ब्लॉक कैसा था, न्यूट्रल। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से भागे तो क्या यहां का माहौल पॉजिटिव होने लगा होगा, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन जहां जाते हैं अपने साथ नेगेटिविटी लेके जाते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो नेगेटिव यहां जमा होने लगा
पॉजिटिव यहां जमा होने लगा, और ये पॉजिटिव निगेटिव आ जाने से फर्दर कोई इलेक्ट्रॉन रास्ते में मिले तो उससे बात करो, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि डिफ्यूजन का नियम हमको चाहता है कि हम वहां चले जाएं। तो मैंने कहा तो जाओ, जाते क्यों नहीं? उसने कहा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्रिएट हुई है, पॉजिटिव का जो अट्रैक्शन है ना, फास्फोरस के जो एटम्स हैं वो कह रहे हैं कि बेटा अब मत जाओ, बहुत चले गए। ये बहुत क्यों चले गए थे? डिफ्यूजन की वजह से। लेकिन बहुत जाने से यहां कैसा माहौल आ गया है? पॉजिटिव, जो फर्दर किसी इलेक्ट्रॉन को अब कह रहा है कि बेटा अब तुम मत जाओ, ऐसा माहौल है यार यहाँ पे। तो ये कंफ्यूज इलेक्ट्रॉन से मैंने बात की कि तुम तेजी में नहीं हो, तो वो यही बोला यार कि डिफ्यूजन की वजह से मैं वहां जाना चाहता हूं मगर ये पॉजिटिव मुझे रोक रहा है। तो क्या कभी ना कभी ऐसे हालात जरूर आएंगे कि ये मोशन बंद हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। जब तक यार डिफ्यूजन वाला फैक्टर ज्यादा है तब तक इलेक्ट्रॉन वहां जाएंगे, और जितने थोड़ी देर बाद ऐसा सीन बनेगा डिफ्यूजन वाला फोर्स जो उसको उधर ले जाना चाहता है, उसके मुकाबले इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स जो इसको वापस अपनी जगह पे लाना चाहता है, वो दोनों इक्वेट हो जाएंगे और वहां बात रुक जाएगी। नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन वापस चला आया, बोला हम जा रहे हैं, पापा बुला रहे हैं पेरेंट्स एटम बुला रहे हैं फास्फोरस पेरेंट्स एटम थे ना यार, तो यही वर्ड सही है यार, ये चला गया वापस यानी यार अब क्या इस बीच में एक खाई बन गई है, इस खाई में पॉजिटिव और निगेटिव का माहौल है। इस खाई को अगर कोई पार करना चाहता है तो बहुत दम होना चाहिए उसके अंदर, जो बाघ के खिलाफ बगावत कर सके क्या बोल रहे हैं? अरे पेरेंट्स एटम है ना, उनके खिलाफ बगावत करके अगर कोई उस पार जाना चाहता है। बात समझ रहा है? अरे गया था अभी, सनी देओल का बेटा गया था उस पार गया था यार। हाँ तो यार अगर किसी इलेक्ट्रॉन में इतनी दम है, जो डिफ्यूजन वाला फैक्टर बेसिकली के चलते वो उधर चला जाए, उसका मन तो रहता ही है डिफ्यूजन की वजह से उधर जाने का, लेकिन रोकता कौन है यार? ये बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बना है? पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में हमेशा, जैसे कैपेसिटर में पॉजिटिव नेगेटिव में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, वैसे यहां पॉजिटिव नेगेटिव में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है जो फर्दर इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है, और इस खाई को पार करना। अच्छा ये रीजन, इस रीजन के बारे में हम बात कर सकते हैं। ये रीजन में कभी चार्ज ठहर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन होगा तो इधर चला जाएगा, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा तो इधर चला जाएगा। नहीं यार ये बताओ, इलेक्ट्रॉन को फोर्स फील्ड के उल्टा लगता है कि नहीं? तो फ्री होगा तो भी इधर जाएगा, बॉन्डिंग होगा नहीं जाएगा। भाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरफ तो फोर्स लगाती है, लेकिन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो हमें होल कहां जाता हुआ नजर आएगा? लेफ्ट। तो अब जरा होल ही में बात कर लेते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन राइट जाना मतलब होल का। कुल मिला के यार सब अपने अपने दायरे में लौटेंगे। इलेक्ट्रॉन एन टाइप वाले रीजन में लौटेगा और होल, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज कैरियर रह नहीं सकता। तो ये वो रीजन है जहां पे नो चार्ज रीजन है, नो चार्ज कैरियर रीजन, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। इस रीजन को हमने नाम दिया है डेप्लीशन रीजन। डेप्लीशन रीजन मतलब नहीं है, दो सरहदों के बीच में एक खाली जगह छोड़ दी जाती है जो ना इंडिया की कहलाती है ना नेपाल की कहलाती है। अभी ये नेपाल बॉर्डर है, यहाँ पे लोग कहते हैं कि जिनको क्राइम करना होता है वहां सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि दोनों पुलिस मना कर देती कि हमारा इलाका ही नहीं है। तो ये वही डेप्लीशन रीजन है जहां चार्ज कैरियर नहीं रह सकता। चार्ज कैरियर मतलब वहां पे इंसान नहीं जाते होंगे ऑब्वियसली यार, क्राइम का खतरा है। तो यहां भी चार्ज कैरियर नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉन अपनी बाउंड्री पे लौट आता है और होल नेपाली नेपाल में, इंडियन इंडिया में, ऐसा मतलब। तो फ्री फ्रॉम द चार्ज कैरियर है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन में इतना दम है जो इस गैप को पार कर पाए, है ना, तो वो बहुत इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको कहीं फोटोनिक एनर्जी मिल जाती है तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते तो पार भी कर जाते हैं। और जब पार करते होंगे लेफ्ट की तरफ, तो इस डिवाइस में हमें करंट की बात करना चाहिए। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करके इस हद को पार करता होगा तो हमें एक करंट दिखाना चाहिए राइट साइड। भाई इलेक्ट्रॉन लेफ्ट चलता है तो करंट कहां दिखाते हैं? और उसका नाम मैंने दिया है आई डिफ्यूजन। आई डिफ्यूजन हमेशा कहां होगा? शुरू में ये आई डिफ्यूजन बहुत ज्यादा बहा था,
बट अब वो आई डिफ्यूजन बहुत कम हो चुका है। वही इलेक्ट्रॉन जो इतना दम रखते हैं कि बाप से बगावत कर सकते हैं, वही इलेक्ट्रॉन इस बाउंड्री को पार करके उस तरफ जाते होंगे, डिप्लीशन रीजन को पार कर सकते, वही उस तरफ जाते होंगे। और जब वो जाते होंगे तो क्या पैदा होता होगा? डिफ्यूजन करंट। ये डिफ्यूजन करंट हमेशा होता है, यानी इतनी बड़ी भीड़ इलेक्ट्रॉन में इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन फोटोन खा के उस तरफ चले जाए, इस बात के चांसेस होते हैं नहीं। तो केवल एक ही करंट है, डिफ्यूजन करंट। तो यहां एक और बात हम करने वाले हैं, ड्रिफ्ट करंट की। देखो यार, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में चार्ज कैरियर तो नहीं है, लेकिन क्या यहां एटम तो है? एटम तो होंगे ना यार यहां पे। भाई खाली जगह है तो वहां चार्ज कैरियर नहीं है, मगर एटम तो है ना। और एटम के अंदर बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन तो होते हैं नहीं। देखो यार, कोई एटम जिसके अंदर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले माहौल में रख दिया जाए तो पॉजिटिव को राइट फोर्स लगता है और इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट फोर्स लगता है। इनको अलग करने की साजिश होती है। जब भी कोई एटम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उनको पोलराइज करने की साजिश होती है। ये बातें हम लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में पढ़ी होंगी, पोलराइजेशन वर्ड कभी ना कभी पढ़ा होगा। एक एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले चारों तरफ न्यूट्रल तरीके से चक्कर लगाता था, उसमें यार थोड़ा सा बायसिंग हो जाती है, ये एटम कैसा हो जाता है? पोलराइज हो जाता है नहीं। और अगर कहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में फेवर करता है, नहीं करता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पार करके जाता होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यार इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जाता होगा तो यहां का पॉजिटिव बढ़ जाता होगा और यहां का निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाता होगा, एक चीज। दूसरी बात, हमेशा फोटोनिक एनर्जी अगर इसके लिए अवेलेबल है तो यहां के एटम के लिए भी तो अवेलेबल है। तो एक तो फोटोनिक एनर्जी का होना और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फेवर होना। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो सारे एटम पोलराइज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई एटम इमेजिन करो जिसको साथ ही साथ फोटोनिक एनर्जी भी मिल जाए और वो एकदम वर्ज ऑफ एमिशन में हो, मतलब वो निकलने ही वाला था और अचानक से किसी इलेक्ट्रॉन के पार करने से इलेक्ट्रिक फील्ड हल्की सी बढ़ गई, तो फिर यार वो इलेक्ट्रॉन जो एकदम बिल्कुल निकलने ही वाला था उसको फेवर मिल गया, निकल जाएगा। फोटोन भी मिल गया उसको, साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का फेवर मिल गया तो वो निकल जाएगा। और निकलेगा तो क्या एक एटम टूट के एक इलेक्ट्रॉन बनाएगा और एक क्या बनाएगा? होल बनाएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन उस एटम से निकलेगा तो एक खाली जगह छोड़ के आएगा कि नहीं? यानी यार इस डेप्लीशन रीजन में संभावना है कि एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाए, बल्कि संभावना क्या है, जब जब कोई इलेक्ट्रॉन पार करता है तब तब एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जरूर जनरेट होता है नहीं। तो यार बताओ यार, इलेक्ट्रॉन होल पेयर अगर यहां बीच में जनरेट हो गया तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? अपने इलाके में। होल कहां जाएगा? अपने इलाके में। तो क्या यार इलेक्ट्रॉन का लेफ्ट जाना, सॉरी राइट जाना, मतलब करंट का लेफ्ट होना। होल का लेफ्ट जाना इज ऑल्सो, इस करंट का नाम मैंने दिया है क्या? आई ड्रिफ्ट। तो अब दो कारण हो गए यार, अगर सरहद पार करके कोई इलेक्ट्रॉन अपनी काबिलियत के दम पे पार कर जाता है तो वो डिफ्यूजन करंट को बढ़ावा देता है और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ है उसके चलने की वजह से जो करंट आता है उसका नाम क्या है? ड्रिफ्ट करंट। और दोनों ही करंट हमेशा बराबर होते हैं। आई डिफ्यूजन और आई ड्रिफ्ट दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी अगर हम इनमें आइडियली देखें तो कोई करंट नहीं है, मगर दो करंट हैं, डिफ्यूजन है और ड्रिफ्ट है, और इक्विलिब्रियम में दोनों क्या हैं? बराबर हैं। क्या ये पूरी बातें समझ में आ गई हैं कि नहीं? थोड़ा सा मैंने यहां लिखा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्रॉम पी टाइप and n type move towards each other due to law of diffusion. Lack of electron from n side, the positive charge appear on the n side near the junction and negative charge on the p side near the junction, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है उसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं रहता, और उस रीजन का नाम हमने क्या रखा है? डिप्लीशन रीजन। ठीक है, ये इतनी बातें मेन जो बातें हैं मैंने यहां लिखी हैं, समझ में तो आ ही जाना चाहिए यार। मैंने आगे डिप्लीशन रीजन वगैरह समझाया है, इतना नोट कर ले तो फिर मैं आगे समझाऊं। बस ये आखिरी स्लाइड होगी इसके आगे वाली।
वैल्यू कौन पूछेगा यार? मैंने पूछा है क्या? दो की याद कर लो यार, सिलिकॉन की और जर्मेनियम की। सिलिकॉन की कितनी है? 1.1 याद कर लो। और जर्मेनियम की 0.7 होती है मेरे ख्याल से। ये दो ही आंसर फेमस हैं। नोट कर लिया भाई लोग? इससे पहले कितने लोगों ने सेमीकंडक्टर कभी पढ़ा है? कितने लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है? 12th वालों ने तो कभी नहीं पढ़ा होगा। पास आउट वालों में से कितने लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है? कोई नहीं, कभी ना कभी पढ़ा है। ठीक है। कितने लोगों को पहले समझ में आया है? समझ आया है? चलो अच्छी बात है। मैं पहले का पूछ रहा हूं। हाँ ठीक। तो मैंने यार डेप्लीशन रीजन में एक चीज दिखाई है, ज्यादा हो गया ना ये वाला। तो मैंने एक डेप्लीशन रीजन अभी समझाया है। अभी समझाया है तो आज ही नोट करना पड़ेगा ना यार। डिफ्यूजन करंट समझाया और ड्रिफ्ट करंट समझाया, ये तीन चीजें और नोट कर ले, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। बस इतना और नोट करना है, लास्ट है यार ये। हाँ, जिसके जल्दी है अपना फोटो खींचो और उसके बाद कभी नोट ना करो। ठीक। ये नहीं करना अभी, ये क्या, ये आगे वाला, ये वाला नोट करना है। यहां तक नोट करना है, इतनी बात अभी तक मैंने समझाई है।